नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन उठा लिया गया है और उमर अब्दुल्ला आज वहां नई सरकार के मुखिया के तौर पर, नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लेंगे। हरियाणा में अभी प्रक्रिया चल रही है सीएलपी लीडर चुनने की, विधायक दल का नेता चुनने की। 16 अक्टूबर को वहां पर नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और वो नायब सैनी ही होंगे, ये भी तय है। लेकिन साहब 6 दिन आ गए हैं रिजल्ट आए हुए। 6 दिन से इनकी जो रुदन की सिसकियां हैं वो अभी भी कानों में सुनाई पड़ रही हैं। पूरा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में वो मीडिया के भी इनके शुभचिंतक जो अब इनको गालियां बक रहे हैं, कई हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो रवीश से लेकर के और अभिषेक, परसोन वाजपेयी, बरखा, रावल से लेकर के तमाम लोग हैं जो अब इनके कपड़े उतार रहे हैं लिटरली, और इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर रिजल्ट इनके पक्ष में आ जाता, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चला जाता, यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती 10 साल के शासन के बाद भी, तो ये नरेंद्र मोदी का कई महीने तक जीना हराम किए रखते, और कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने तक तो ये पूरी आबो हवा बना देते कि भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में भी जनता ने रिजेक्ट किया, और अब हरियाणा में भी रिजेक्ट कर दिया, और जम्मू कश्मीर में भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन साहब, मैं तो सैल्यूट करता हूं हरियाणा की जनता का, जिसने बहुत बड़ी साजिश नाकाम की, इनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, और जो एक धक्का लगा था नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से भी और भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आने से, यानी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें पीछे ठहर जाने से, तो उनका मनोबल भी इन नतीजों ने, और मैं तो कहूँगा हरियाणवियों ने, बढ़ा दिया है। और अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव मैदान में पूरे आत्मविश्वास के साथ और मनोबल के साथ उतरेगी। लेकिन साहब, एक बात हमने और नोट की है, आपने भी नोट की होगी। 3 धंधेबाजों की दुकानों पर हरियाणा ने मोटा ताला जड़ दिया है। और ये धंधेबाज कौन थे? मैं तो सुपारीबाज कहता हूं, बल्कि इनको ठेकेदार हैं। ये ठेका लेते हैं, ये सुपारी लेते हैं, और जब इनको कहा जाता है तब ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। आंदोलन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जुटाना, लोग जुटाना, उनको महीनों महीनों तक सड़क पर डेरे तंबू गाड़ करके उनके रहने का इंतजाम करना और वहां रहने के लिए तैयार करना, ये कोई मामूली बात नहीं है साहब। मतलब महीनों महीनों तक कोई अपना घर बार छोड़ करके, अपना काम काज छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अगर इनके कहने पर सड़कों पर डेरे तंबू लगा करके पड़े रहते हैं, तो फिर तो मानना पड़ेगा ना कि इनमें कुछ तो कारगुजारी है, कुछ तो विशेषता है इनमें। ये अलग बात है कि वो किस तरीके से जुटाए जाते हैं, कौन सी सौदेबाजी इनके और उनके बीच में होती है, उनको उनकी हर तरह के खाने की, पीने की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं और जो आर्थिक लाभ भी पहुंचाया जाता है, वो एक अलग पहलू है, एक
पर्दे के पीछे की अलग कहानी है। लेकिन साहब, इनके खुद के बयान आए थे। खुद योगेंद्र यादव ने माना कि हमने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी। ये जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चलाया था, इसको वो पिच तैयार करना बोलते हैं। और अब भी एक यूट्यूबर हैं, पूर्व पत्रकार हैं, पत्रकारिता तो अभी भी कर रहे हैं, मुकेश कुमार, उनके साथ मुलाकात में इन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया कि चूंकि हरियाणा अब भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है और कांग्रेस हार गई है, लिहाजा अब धड़धड़ाते हुए जो पंजाब से आंदोलनजीवी चलेंगे वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर मंसूबा इनका ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता में आ जाती है हरियाणा में, तो फिर कौन रोकने वाला है। पंजाब से जत्थेबंदियों को लाएंगे और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की नाक में दम करेंगे, उनकी सरकार को चलने नहीं देंगे। रोज रोज यहाँ पर आंदोलन, धरने, अखबारबाजी, मीडियाबाजी, सोशल मीडियाबाजी सब होगी, और केवल देश में नहीं होगी, विदेशों में भी होगी। लेकिन वो इनके अरमान धरे के धरे रह गए। इन्होंने जो बातचीत की थी उसका एक अंश मैं सुनवा देता हूं आपको। किसान आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका है। ऐसा लग रहा था कि अगर हरियाणा में सरकार बदली तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, संघर्ष और आंदोलन के लिए ज्यादा गुंजाइश बन पाएगी। ये जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा में, उसे उनके लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का काम तो दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हो चुका था। यानी कि हरियाणा में 2019 में जिस तरह की बढ़त लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थी, तब बीजेपी को 58% वोट था, कांग्रेस को 28% वोट। इस बार लोकसभा चुनाव आते आते दोनों का वोट शेयर बराबर हो गया। इनफैक्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 1% बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण तो किसान आंदोलन ही था। जमीन तो बदल, लेकिन उसको अंत में वोट में कन्वर्ट करने का काम तो पार्टी का होता है। वो काम में मेरे ख्याल में सफल नहीं रहे। और हाँ, इसका असर ये जरूर होगा कि जो किसान आंदोलन की वो समझ थी कि भाई अब हम पंजाब से मार्च करना शुरू करेंगे, अब हमें दिल्ली में रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं, तो नहीं हुआ। रास्ते में रोकने वाला है और उससे झटका लगेगा। और किसान आंदोलन को एक चीज झटका लगेगा, वो तो पंजाब से मार्च करते हुए दिल्ली तक आते, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं होता। तो ये इनकी मंशा थी, ये इनकी साजिश थी, ये इनकी सुपारी ली हुई थी कि साहब हम आपके लिए ऐसी पिच तैयार करेंगे, ऐसा माहौल बना देंगे कि आप चुनाव जीत जाएंगे। अब कह रहे हैं कि चुनाव जीतना तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, हमारा काम तो माहौल बनाना है। तो जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया के लिए माहौल बनाया था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भी हमने यही काम किया था और इस बार लोकसभा चुनाव में तो वैसी स्थिति नहीं रही ना। इसके लिए भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में करीब करीब बराबर आ गया था, तो इसके लिए भी हमारे जो प्रयास हैं, आंदोलन जीवियों के जो प्रयास हैं, उसी की वजह से ये हुआ है। यही योगेंद्र यादव है ना जिन्होंने ये कहा था कि हरियाणा में हवा है, आंधी है, सुनामी है। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है?
फिर मेरे से बोले, भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। सुनामी चलवा रहे थे कांग्रेस की और कह रहे थे कि आधार तो हमने तैयार कर दिया था, पिच तो हमने तैयार कर दिया था, अब अगर कमी रह गई है तो इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ा है, इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। यानी कांग्रेस ने इनको सुपारी दी थी और इन्होंने बेशर्मी के साथ ये एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने इसके अलावा एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो खुद चुनाव लड़े और उनको केवल 1170 वोट मिले, केवल 1170 वोट मिले। तो पब्लिक ने इनको बताया कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी एक्चुअल में औकात क्या है। यह गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें ये बुद्धिहीन बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। सुनिए। कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये? इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की? आप अगर गुरनाम चढ़ूनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। सारे के सारे अपनी जो धंधेबाजी थी उसके बंद होने से बौखलाए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। योगेंद्र यादव आए दिन वीडियो पर वीडियो जारी कर रहे हैं, ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब कमी हमारे स्तर पर नहीं रही है, कमी तो कांग्रेसियों के स्तर पर रही है। वही घर घर नहीं जा रहे हैं, वही अंतर नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अपने बीच में। सुनिए इनका नया वीडियो क्या आया है, जरा इस पर भी नजर डालो। क्रिकेट की, टीवी टेस्ट T20 क्रिकेट की नहीं, ये जो मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना उसकी। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, हम मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे, टीम बना के दूसरे मोहल्ले में मैच खेलने गए। अब भाई जिसकी पिच होगी, अंपायर भी उसी टीम का था, तो हम स्पिन करें, पैड बिल्कुल विकेट के सामने, अंपायर उंगली ना उठाए। मैच हार गए, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आए, सोचा क्या करें, अंपायर को लोग गालियां दे रहे थे। तो हमारे बीच में एक समझदार आदमी ने कहा कि भाई अगला मैच ऐसे खेलेंगे मानो LBW है ही नहीं, बोल्ड करेंगे। स्ट्रेटेजी बदली, बोल्ड किया, अगला मैच जीता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जब से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, कोई EVM की बात कर रहा है, कोई बैटरी की बात कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी की बात मुझे समझा रहा है। सब बातें सही हो सकती है, मैं तो इतनी टेक्निकलिटी समझता नहीं। इतनी मोटी बात जरूर समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन एक अपराधी राम रहीम को इलेक्शन से 2 दिन पहले बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है और वो खुल्लम खुल्ला आके बीजेपी को सपोर्ट करवाता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब सच यही है साथियों कि चुनाव हमें लड़ना है। जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है वो मिला हुआ है, कहीं भी उंगली उठा सकता है, उंगली दबा सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब LBW नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है, झूठ का प्रतिकार करना है।
रैलियों सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके संदेश पहुंचाना है। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं, 19-25 का फासला। आप इनका फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं किस हद तक बढ़ चुका है, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इनको अपनी दुकान पर अब ताला कांग्रेस की तरफ से भी जड़े जाने का खतरा है। यानी कांग्रेस भी इनको घास डालना बंद कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यही लोग हैं जो चुनाव जितवाने का ठेका लेते रहे हैं। एक और है, दो की तो मैंने बता दी किसकी दुकानें बंद हुई हैं। गुरनाम चढ़ूनी की बंद कर दी हरियाणा की जनता ने, 1170 वोट मिले। अब वो बयानबाजी हुड्डा के खिलाफ कर रहे हैं और अभी भी हाईकमान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष इनको मत बना देना, क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई लड़ाई लड़ी नहीं। हालांकि इनको पता नहीं है कि 2014 से 2019 तक किरण चौधरी विधायक दल की नेता थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। बहरहाल एक तीसरा व्यक्ति जिसकी डायरेक्ट भले ही हरियाणा में कोई दखल ना रही हो, लेकिन वो जो 13 महीने का आंदोलन था तो इन्होंने बहुत जाकर के वहां खापों के बीच में भाषण दिए थे और बहुत लंबी लंबी इन्होंने हाकी थी। राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का भी जो बयान आया है वो जरा पढ़ लीजिए। समझ से परे है राजनीति का मकड़जाल, हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर बोले राकेश टिकैत। इन तीनों की हरियाणा की जनता ने दुकान बंद कर दी है, उस पर ताला जड़ दिया है। अब भी अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव जैसों और दूसरे लोगों को इन पर भरोसा होगा, और भरोसा भी शायद अब तक इसलिए जमा हुआ था क्योंकि ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम तो अब जमीन पर संघर्ष करना भूल चुके हैं, पसीना बहाना भूल चुके हैं, पब्लिक में के बीच में जाना भी भूल चुके हैं। जितनी बातें अभी लास्ट में ये योगेंद्र यादव कह रहे थे ना कि साहब बूथ तक जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, ये क्यों नहीं मान लेते कि मैं वही करने के लिए कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते रहे हैं। यानी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा जिसको हम हटाना चाहते हैं, जिसकी हम आलोचना करते रहते हैं। तो इन तीन लोगों की तो धर्मशाला बंद हो गई है, दुकान बंद हो गई है। अब देखना बस ये है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरे दल, आम आदमी पार्टी जैसे लोग, ये फिर इनको हायर करेंगे या इनके लिए अपना डोर बंद करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।